अगर सनलाइट दिलाते हैं तो वो क्या करता है कि उसके कुछ ऑक्सीजन होते हैं वो सन की डायरेक्शन, जो यहाँ पे लाइट गिर रही है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं। तो वंस द प्लांट डिटेक्ट द सनलाइट, हार्मोन ऑक्सीजन सीक्रेटेड बाय द सूट, तो पहले तो टिप से सीक्रेट होते हैं ये, फिर ये क्या करते हैं, अब देखिए जरा, ये सन जैसे ही इस तरफ गया तो द सीक्रेटेड ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द सैडी साइड ऑफ द प्लांट्स, इस साइड से आगे, ठीक है। एंड देन फिर ये धीमे धीमे वो ग्रो करने लगा, और ये इस तरीके से सेल की एलोंगेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पे, इस तरीके से सेल एलोंगेशन स्टार्ट यहाँ पे होने लगा, क्योंकि ये क्या हुआ, दिस मेक सेल्स ऑन द सैडी ग्रोथ लॉन्गर। तो ये सारा जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है वो जब यहाँ पे इकट्ठे हुए तो ऑक्सीजन से इनकी ग्रोथ यहाँ से बढ़ने लगी, तो इसकी ग्रोथ जो है वो उसकी साइड में जहां से स्टिमुलस मिल रहा है यानी कि लाइट की साइड में, इसलिए फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट हुआ। तो ये शूट का मूवमेंट भी फोटोट्रोपिज्म हो गया, और ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो इस तरीके से ये मूवमेंट हुआ। देन सेकंड होता है हमारे पास, वेलकम बैक टू एमडी काइनेटिक्स। बच्चों, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 लेकर आपके पास में आए हैं। इस पार्ट 2 में वी विल स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट basically it is the ability to use the different parts of the plant together smoothly and efficiently. In plants coordination, it is due to the result of a chemical system wherein a plant hormones or photohormones have a major role. It what is meanings, मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर अगर हम एनिमल की बॉडी से कंपेयर करें प्लांट की बॉडी को, तो एनिमल की बॉडी में तो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो सारे कोऑर्डिनेशंस का काम करते हैं, साथ में हार्मोन्स भी करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से भी निकलते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट की बॉडी पार्ट के अंदर केवल कुछ केमिकल सिस्टम्स क्रिएट होते हैं, और वो केमिकल सिस्टम जो होते हैं जो फाइटो हॉर्मोन्स कहलाते हैं, और उनका ही मेजर रोल होता है। तो ये कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, जरा इसको देखते हैं। तो मूवमेंट, फर्स्ट पहले हम मूवमेंट देखते हैं कि प्लांट में मूवमेंट किस तरीके का होता है। तो दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट में। मूवमेंट से रिलेटेड है कि ग्रोथ का, जैसे कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, एंड दूसरा होता है नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स मींस ट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अगर ट्रॉपिक मूवमेंट को हम देखें तो क्या होगा कि ये टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, मतलब जब कभी भी किसी चीज को, किसी भी चीज का कोई स्टिमुलस उनको मिलता है, तो या तो वो उसकी तरफ ग्रोथ करेंगे या फिर उससे ऑपोजिट साइड में ग्रोथ करेंगे। सेकंड होता है नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट, तो इसको बोलते हैं हम नास्टिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट का जो स्टिमुलस के ऊपर कोई इनका इंडिपेंडेंसी रहती है, मतलब उनको स्टिमुलस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ग्रोथ नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट से, मतलब उस तरीके का मूवमेंट पे उनको कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अपने अलग से ही ग्रोथ कर रहे हैं, तो नास्टिक मूवमेंट कहलाएंगे उसमें। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो किस तरीके का होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट आपको मैं बताता हूं, ये 5 तरीके का होता है। कैसे? एक होता है लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। एक होता है केमिकल के अकॉर्डिंग मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। एक होता है वाटर के अकॉर्डिंग मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। और एक होता है टच के रिगार्डिंग मूवमेंट, जिसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। और एक होता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट, जिसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। यानी कि फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, ये सारे मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। एक एक मूवमेंट को हम समझते हैं। पहले फोटोट्रोपिज्म को लेते हैं। फोटोट्रोपिज्म में इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट। ऑब्वियसली क्योंकि लाइट से रिलेटेड ही है, तो ऑब्वियसली लाइट का ही मूवमेंट होगा, तो उसका रिस्पॉन्स भी लाइट के अकॉर्डिंग ही जाएगा। जैसे ए प्लांट शूट सिस्टम एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक, द शूट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट।
तो जो शूट होता है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सूरजमुखी का प्लांट है, तो सूरजमुखी का प्लांट में जो फ्लावर का मूवमेंट है, मुंह जो होता है, वो मॉर्निंग में जब सूरज उगता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो वहां से घूमते 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 शाम के समय तक वो वेस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये दैट इज कॉल्ड द फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट। दूसरा होता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में एंड इट इज द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द सॉइल। तो सॉइल है मतलब नीचे की तरफ, यानी कि ग्रेविटी की तरफ। सो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम ऑफ रूट सिस्टम। तो फोटोट्रोपिज्म तो सूट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो रूट सिस्टम होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक जियोट्रोपिज्म होता है। द रूट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन टू द अर्थ्स ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ ही ग्रोथ करती है। ठीक है, इसके बाद में आता है हाइड्रोट्रोपिज्म्स। तो इसका जो मूवमेंट है, इट्स प्लान टूवर्ड द वाटर। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टिमुलस है वो वाटर ही है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका मूवमेंट होता है। थिग्मोट्रोपिज्म में टच के रिलेटेड होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपने छुई मुई का प्लांट देखा, टच मी नॉट प्लांट, तो उसके अंदर जब आप जैसे उसको टच करते हैं तो वो अंदर की तरफ अपने आप को स्टिमुलस लेने की वजह से अंदर की तरफ कर देते हैं। तो इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट रेस्पॉन्स टू टच। तो द प्लांट ट्रेंड इज क्लिम अराउंड द एनी सपोर्ट विच दे टच। या आपने देखा होगा जैसे अमर बेल को आपने देखा होगा, अमर बेल क्या करती है कि जैसे ही उसको कोई टच मिलता है वो धीमे धीमे उस टच के सहारे फैलते 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 उसके चारों तरफ एक सर्कुलर मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है, तो उसका ग्रोथ उस तरफ होता जाता है। तो बेसिकली वो रीजन उसका रहता है। देन होता है कीमोट्रोपिज्म। तो ये जो मूवमेंट होता है इनका, वो प्लांट्स के केमिकल स्टिमुलस का मूवमेंट होता है। तो उसका एक क्लासिक एग्जांपल है आपका पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जब स्टिग्मा पे ऊपर आते हैं, तो फिर पोलन ट्यूब से जो उनका मूवमेंट होता है वो केमिकल्स के थ्रू वो ओवल्स के पास में पहुंचते हैं। तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, तो फ्लावर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं, तो वो पोलन ट्यूब से होते हुए पोलन ओव्यूल तक जाते हैं। तो जब पोलन ट्यूब के तरफ उनका जो मूवमेंट होता है वो दिट इज ऑल कीमोट्रोपिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द movement, growth movement in plants. Now we take plant hormones or phytochromes. तो प्लांट हार्मोन्स, और उसको हम दूसरा बोलते हैं फाइटोट्रोम्स भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है प्लांट हार्मोन्स? दीज आर केमिकल compounds which are released by stimulated cells in the plants are responsible for the control and coordination in plant. तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो रेगुलेटर का मतलब तो ये हुआ कि उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, ठीक है, और इनहिबिटर का मतलब होता है कि उसकी ग्रोथ को रोक देने वाले, इनहिबिट कर देने वाले। तो रेगुलेटर्स में आते हैं हमारे पास में तीन हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आते हैं हमारे पास में एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। अब हम इन सब को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। तो जो ऑक्सिन है उसके अंदर फोटोट्रोपिज्म होता है। कैसे? जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप किसी भी प्लांट की सूट की तरफ अगर सनलाइट दिलाते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके कुछ ऑक्सीजन होते हैं वो सन की डायरेक्शन, जो यहाँ पे लाइट गिर रही है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं। तो वंस द प्लांट डिटेक्ट द सनलाइट, हार्मोन ऑक्सीजन सीक्रेटेड बाय द सूट, तो पहले तो टिप से सीक्रेट होते हैं ये, फिर ये क्या करते हैं, अब देखिए जरा, ये सन जैसे ही इस तरफ गया तो द secreted oxygen diffused toward the shady side of the plants, इस साइड से आगे, ठीक है, एंड देन फिर ये धीमे धीमे वो ग्रो करने लगा, और ये इस तरीके से सेल की एलोंगेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पे।
इस तरीके से सेल एलोंगेशन स्टार्ट यहाँ पे होने लगा, क्योंकि ये क्या हुआ, दिस मेक सेल्स ऑन द शेडी ग्रोथ लॉन्गर। तो ये सारा जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है वो जब यहाँ पे इकट्ठे हुए तो ऑक्सीजन से इनकी ग्रोथ यहाँ से बढ़ने लगी, तो इसकी ग्रोथ जो है वो उसकी साइड में जहां से स्टिमुलस मिल रहा है यानी कि लाइट की साइड में, इसलिए फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट हुआ। तो ये शूट का मूवमेंट भी फोटोट्रोपिज्म हो गया और ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो इस तरीके से ये मूवमेंट हुआ। देन सेकंड होता है हमारे पास में जिब्रेलिन, जो कि स्टेम ग्रोथ करता है। तो जिब्रेलिन में स्टेम ग्रोथ कैसे होती है कि जैसे फर्स्ट टाइम स्टेम की जो साइज होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, इतनी साइज का होता है। जिब्रेलिन धीमे धीमे जब उसके अंदर डेवलप होता है तो ये थोड़ी साइज बढ़ती है, फिर और थोड़ी बढ़ने लगेगी, और इसके बाद में साइज को काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी साइज बढ़ने लगती है। तो साइट इसके बाद में हम देखते हैं साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन ओनली। तो सेल डिवीजन में ये करते हैं, तो ये करते हैं क्या है, ये वहां पे सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। और ये यूजुअली मिलता कहाँ है, दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट और एंड सीड्स। तो सीड्स एंड फ्रूट्स में ज्यादा मिलते हैं ये। तो द रेट ऑफ सेल डिवीजन इन द प्लांट्स हायर इन द रीजन दैट एज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। मतलब प्लांट के अंदर जहां पर भी सेल डिवीजन की रेट हाई होगी वहां पर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन भी हाई होगी, यानी कि जहां पर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन हाई है वहां पे सेल डिवीजन भी हाई होगा। दूसरा हम देखते हैं एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड क्या है, ये अब हम देखते हैं ग्रोथ इनिबिटर है। अभी तक हमने सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स देखे, अब ये ग्रोथ तो जो विल्टिंग एंड येलोइंग ऑफ द लीव्स होते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सिसिक एसिड। कैसे होता है ये विल्टिंग एंड येलोइंग ऑफ द लीव, जैसे मान लीजिए ये एक लीफ है जो कि एक स्टेम से जुड़ा हुआ है, और जिब्रेलिन जब यहाँ पे बना, यहाँ पे जिब्रेलिन जैसे बना, तो ये जिब्रेलिन सॉरी एब्सिसिक एसिड। तो जहां से ये एब्सिसिक एसिड बना तो इसने पहले लीफ को लीव येलो इसमें कन्वर्ट करने लगा, और यहां से इसका पार्टिंग कटने लगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और धीमे धीमे ये पांड से अलग होके नीचे गिर जाता है। तो जैसे पतझड़ होता है, तो पतझड़ में भी बेसिकली रीजन यही होता है कि वो ग्रोथ रेगुलेटिंग इनहिबिटर्स होते हैं, और उसके बाद में फिर से वापिस नए वापिस प्लांट पे नए पौधे आने लगते। इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन एक ऑर्डरलेस गैस है, और इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों पे कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में ये प्ले रोल करता है, यानी कि इट स्पीड अप द रिपनिंग ऑफ प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑल्सो। हाँ, ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के भी प्रोडक्शन में भी ज्यादा काम करते हैं। तो इथाइलिन कम्स अंडर द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्टॉप्ड एंड फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रिपनिंग द फ्लावर फ्रूट। कैसे करता है ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये देखिए जैसे एक कच्चा आम है, ये कच्चा आम है, इसकी बिल्कुल कैरी जैसा है। धीमे धीमे इसके ऊपर जब आपने ये ऑर्डरलेस गैस रिलीज करके छोड़ा इसके ऊपर, तो ये हल्का सा लाइटनेस पार्ट स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा और बढ़ने लगा, बढ़ते 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 ये पूरे इस पार्ट तक आ गया, पूरे पूरे धीमे धीमे ये पूरे आम के फ्रूट्स को कवर अप कर लेगा, और लास्ट में जाके इस तरीके से पूरा रिप होके बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड देन इथाइलिन वर्क्स, है ना। तो इट इज ए ऑर्डरलेस गैस एंड इट इज एज ए यूज एज ए ग्रोथ इनहिबिटर, राइट। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन वैसे भी ह्यूमंस के अंदर देखा है थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि न्यूरॉन्स होते हैं और वो किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन देखा था हमने वो। लेकिन इसके साथ साथ में हमने एक और तरीका होता है जिसको हम समझते हैं। तो दो तरीके होते हैं वैसे तरीके, क्योंकि जो पहले हमने देखा है वो एक तरीका, और अब हम एक नया देखेंगे। तो टू वे कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेट इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम में क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्व्स है, नर्व इंपल्सेस। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन
थ्रू हॉर्मोन्स। तो व्हाट इज हॉर्मोन्स? अब हॉर्मोन्स को हम समझते हैं, हार्मोन भी वही है जो प्लांट में होते हैं, जिस तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, क्या होता है इनका, ये समझते हैं। तो ग्लैंड्स इन ह्यूमंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन ह्यूमंस, वन इज एक्सोक्राइन एंड अनदर इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू एंजाइम्स, ठीक है। एंड एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के थ्रू होता है इसमें। ये जो एंजाइम्स है सिक्रेटेड थ्रू द डक्ट टू द टारगेट साइट, क्योंकि इसमें डक्ट होती है, ये डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये अपने सारे सिक्रेशन को डक्ट के थ्रू ब्लड मतलब जो टारगेट साइट होती है उस तक पहुंचाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम ये होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है, डायरेक्टली सिक्रीट इनटू द ब्लड, मतलब इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, तो ये ब्लड में भेजेंगे और ब्लड से फिर इनकी आगे की एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो हम एक एक करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लैंड होती है हमारी, होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करती है, ये कहाँ सिचुएटेड होती है, ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में वहां पे सिचुएटेड होती है, ठीक है, उसी जगह पे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उस साइड में आप देख सकते हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है एक मेलेटोनिन हार्मोन, और ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये रेगुलेट करता है स्लीप एंड कार्डियक रिदम को, मतलब आपकी स्लीप को रेगुलेट करता है। मतलब जैसे आपने 8 आवर्स की आपने ली, या 7 आवर्स या 6 आवर्स की जो आपने है स्लीप ली है, उसके बाद में आप एकदम से आपकी आंख खुल जाती है, फिर आपको नींद नहीं आती है। तो ये रेगुलेट कौन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से। और कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पीनियल ग्लैंड से। इसके बाद में जो दूसरी ग्लैंड होती है हमारी, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आपको पता है हमारे हिंड ब्रेन में जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का प्लाट है, पी साइज की होती है, मटर के दाने जितनी होती है। और ये जो है बहुत मैक्सिमम, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट तो पहले ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि हमारी फिजिकल एंड ग्रोथ को रेगुलेट करता है, रेगुलेट ऑफ ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट जो भी हमारा हो रहा है। देन सेकेंड इज इट रिलीज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ये क्या कौन सा रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एफएसएच क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो मेल बॉडी होती है उसमें स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, स्पर्म प्रोडक्शन को। देन थर्ड होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द ओवुलेशन इन फीमेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एट बर्थ। मतलब बर्थ के टाइम से ही ये प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर देता है ओवुलेशन की और टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये जब फीमेल्स गिविंग बर्थ, मतलब यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट को मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कौन सा हार्मोन को, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एसीटीएच जो होता है वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं उसको, एसीटीएच को। और ये हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और एडीएच जो हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये हमारी बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है एंड एक्ट एज ए वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। वासोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स जो वेजल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, ठीक है। देन इसके बाद में हम आते हैं सेकंड ग्लैंड है, थर्ड ग्लैंड जो हमारी है वो है थायरॉयड ग्लैंड। और थायरॉयड ग्लैंड से हमारे पास में हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उसमें सबसे पहला होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बहुत सारे काम करता है, यानी रेगुलेट करता है हमारी मेटाबॉलिक रेट्स को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को रेगुलेट करता है, हार्ट मसल्स डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, बोन मेंटेनेंस को रेगुलेट करता है। कैल्सिटोनिन जो है, इसके बाद में जो दूसरा सीक्रेट होता है वो कैल्सिटोनिन होता है। कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम
अमाउंट को डिक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर। अगर ये जमने लगेगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए ये उसके अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। इसके बाद में जो फोर्थ ग्लैंड होती है वो हमारी होती है एड्रिनल ग्लैंड। ये पता है आप लोगों को कि कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ये जो ग्लैंड होती है हमारे किडनी पे सिचुएटेड होती है, ठीक है। और ये किडनी पे सिचुएटेड होती है, और ये जो हार्मोन रिलीज करती है वो होती है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। इन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का दूसरा नाम भी है नेफ्रिन एंड इपिनेफ्रिन हार्मोन, सॉरी, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन। तो इनका काम क्या है? ये हमारी बॉडी की 3F सिचुएशन, यानी कि फियर फ्लाइट एंड फाइट, फियर फ्लाइट एंड फाइट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप कभी जंगल में चले गए या जिम कॉर्बेट पार्क में चले गए और वहां पे आपने अचानक से शेर देख लिया अपने सामने, और जाने के लिए रास्ता आपका बैक होने का ही है और दूसरा कुछ नहीं, तब आपकी क्या सिचुएशन होगी? तो नाउ यू गॉट फियर। तो उस समय आपकी अगर बॉडी चेक की जाए तो उसमें एड्रेनलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आपके ब्लड में एड्रेनलिन बहुत दिखेगा, क्यों? क्योंकि आप एक फियर की सिचुएशन से गुजरा है, ठीक है ना। जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, अचानक से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो अब आपको लगता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, जर्क सा लगता है, तो उस केस में भी आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये होता है। या फिर आपकी कभी किसी जगह पे कोई बहुत ज़्यादा फाइट हो जाए बुरी तरीके से, या आप कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो, तो उस केस में जब आपकी सिचुएशन कैसी होती है, तो वो एड्रेनलिन आपका बॉडी में सिक्रीशन होता है। नाउ देन एल्डोस्टेरॉन, दूसरा हार्मोन ये सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरॉन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड के अंदर, सॉरी, हमारी ब्लड में जो सॉल्ट लेवल होता है वो बढ़ना घटना जो कुछ भी है वो मेंटेन किसके थ्रू होता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के थ्रू। कॉर्टिकोस्टेरॉल जो होता है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को मैनेज करता है। एंड एंड्रोजन जो होते हैं ये होते हैं हेल्प टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं ना, उनको मैनेज हेल्प्स, मतलब प्रोड्यूस करने में जो हेल्प चाहिए होती है उसके थ्रू इसका होता है। वो ये सारी चीजें बहुत डीप वाली होती है, इतना हमको नहीं पढ़ना, हम इतना ध्यान रखना कि किस ग्लैंड से हमारे पास में क्या क्या सिक्रीट होता है। दूसरा है ये पेनक्रियाज। एक्चुअल में ये पेनक्रियाज यहाँ पे किडनी के बीच में नहीं है, ये पेनक्रियाज हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच के जो जंक्शन होता है वहां पे होता है। ये तो डायग्राम में कुछ थोड़ा अलग से दिखा दिया गया है, लेकिन ये ग्लैंड जो है हमारी यहाँ पे नहीं होती है, ये हमारी कहाँ होती है? क्योंकि ये किडनी जो है बेसिकली पीछे की साइड में है और ये पेनक्रियाज जो है वो आगे की साइड में होता है। तो इसके जस्ट ऊपर स्टमक होता है और इसके जस्ट साइड में इंटेस्टाइन यहाँ से गुजरी होती है और ये बीच में लगा हुआ रहता है। तो पेनक्रियाज जो है हमारे पास में दो सीक्रेट कर, वैसे तो ये दो तरीके की ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है ना। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट है, तो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आता है, तो इसलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो गया। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों? क्योंकि दो हार्मोन सिक्रेट करता है और ये सीधे ब्लड में आता है, उसमें से एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है? ये हमारी बॉडी में मूव ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर इकट्ठा होता है, ब्लड लेवल जो है उसको ये मेंटेन करता है और सेल के अंदर भेज देता है, जिससे कि वहां पे उस सेल में उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल्स के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है इस वजह से। और ग्लूकागॉन जो है वो क्या करता है? वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। कहाँ से? ड्रॉपिंग टू लो, मतलब उसको लो करके, ठीक है ना। प्रिवेंट द ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम ड्रॉपिंग टू लो, मतलब और कम होने से बचाता है, मतलब या तो बढ़ा देता है ब्लड के अंदर या फिर उसके लेवल को मेंटेन करके रखता है, उसको कम नहीं होने देता। मतलब इसका काम बेसिकली तो कम नहीं होने देना है, कम हो गया तो उसको वापस बढ़ाना है, तो बेसिकली काम इसका ये होता है, ठीक है। देन सेकेंड आता है हमारा, लास्ट में आती है हमारी सेकेंड लास्ट जो हमारी ग्लैंड है वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ग्लैंड अवेलेबल होती है, टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म ये हार्मोन रिलीज करती है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एंड डेवलप द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे ही ओवेरी जो होती है
ये भी हमारी बॉडी में मतलब फीमेल की बॉडी में होती है, और वहां पे ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन जो है वो है इट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स, मतलब ग्रोइंग फॉलिकल्स जो होते हैं उनके थ्रू ये एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और गर्ल जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा जो है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है, और ये प्रिपेयर करता है यूट्रस को फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो लेसन है ये हमारी बॉडी में, अब आपको इसकी समरी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि जो एनिमल बॉडी है उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू जिसमें कि नर्व इम्पल्सेस होते हैं, और दूसरा होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये फाइटोट्रोम्स के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू, केमिकल्स जो सीक्रेट होते हैं उनके थ्रू होता है। तो उनका मूवमेंट भी है, जो बॉडी मूवमेंट होता है उनका वो ग्रोथ के रिलेटेड होते हैं, और दूसरा हॉर्मोन्स के रिलेटेड, ये इस तरीके से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जो एनिमल एंड प्लांट्स का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो इस तरीके से है। ठीक है, जल्दी ही इसका एक वन शॉट वीडियो भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, जब तक के लिए देखते रहिए एमडी काइनेटिक्स, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।